हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सभी जो है अपने सभी पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हमने पिछले क्लास में विटामिन के टॉपिक को कवर किया था। आज की क्लास में हमें कवर करना है अपने मिनरल्स के टॉपिक को, यानी कि जो खनिज लवण हैं। ऐसे खनिज लवण जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, उन सभी से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किए गए आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम में, जो भी होम साइंस से रिलेटेड हैं, और इसके साथ ही साथ अदर भी जो भी एग्ज़ाम है जिसमें ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए जो भी टॉपिक आपको यहाँ बताया जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग समझते जाइएगा और उसको नोट डाउन करते जाइएगा। किसी भी पॉइंट पे कोई भी किसी भी स्टूडेंट को समस्या हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अपनी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो खनिज लवण है, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मिनरल्स कहा जाता है। ये जो है, अब हमने आपको पोषक तत्वों के वर्गीकरण के टाइम पे बताया था कि जो खनिज लवण है वो अकार्बनिक तत्व होता है। एक कार्बनिक तत्वों के बारे में हमने वर्गीकरण किया था और एक अकार्बनिक में। कार्बनिक के अंतर्गत हमने क्या क्या बताया था आप लोगों को, वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद देखिएगा, ये जो है खनिज लवण, इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। जो भी ये खनिज लवण है उनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जो भी खनिज लवण है उसमें से कोई भी एक दे देता है पोषक तत्व, उसमें से पूछा जाता है कि इस खनिज से कितने % आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आप ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो खनिज है उनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। या फिर ऑप्शन में लिखा होगा 0 कैलोरी ऊर्जा, तो आप ऑप्शन में यही सिलेक्ट करेंगे। आगे देखिएगा, आपका जो शरीर है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि शरीर के निर्माण के समय कितने % खनिज लवण की आवश्यकता होती है, या हमारा शरीर कितने % जो है खनिज लवणों से बना हुआ है। तो ऑप्शन में आप सिलेक्ट करेंगे शरीर का 4% भाग जो है वो खनिज लवणों से बना होता है। और जो 4% खनिज लवण है उसमें से कोई एक ही तत्व नहीं होगा, बल्कि विभिन्न प्रकार के जो भी खनिज लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो सभी मिक्स रूप में उनका उपयोग किया जाता है, किसी एक का नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा, ये जो खनिज लवण है इसका वर्गीकरण किया गया है। इसके वर्गीकरण में बताया गया कि कुछ खनिज लवण हैं जिनकी हमारे शरीर में दीर्घ मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसे जो सूक्ष्म मात्रिक होते हैं, यानी कि ऐसे खनिज लवण जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता थोड़ी कम मात्रा में होती है। वैसे आप लोग जो है, जब बताया गया कि शरीर का 4% भाग खनिज से बना होता है, तभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो खनिज लवण हमारे शरीर में उपयोग किए जा रहे हैं उनकी बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता है। कोई भी मृतक व्यक्ति होता है, उसके डेड बॉडी को जो हम जला देते हैं, तो क्या होता है कि जो भी कार्बनिक तत्व हैं वो सभी जो है नष्ट हो जाते हैं, और वो यानी कि जो नष्ट हो जाते हैं उनका अवशेष नहीं बचता है, लेकिन जो खनिज लवण होते हैं उनका ही अवशेष हमें राख के रूप में देखने को मिलता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा, इनका जो दीर्घ मात्रा में आवश्यकता है, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता है, ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं। अगर आप लोग देखें तो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं खनिज लवण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आपको बताया गया है। यहाँ पे देखिएगा, दीर्घ मात्रिक के अंतर्गत कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और क्लोरीन को बताया गया है। इसके साथ ही साथ इसके जो प्रतीक हैं, प्रतीक चिन्ह, उनको भी बताया गया है। C कैल्शियम, K से पोटेशियम, S सल्फर यानी सोडियम, P से फास्फोरस, Mg मैग्नीशियम, Cl से क्लोरीन। ये हो गया आपका दीर्घ मात्रिक खनिज लवण जिनकी हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके बाद जो सूक्ष्म मात्रिक होते हैं उसके अंतर्गत जो भी आते हैं हमारे खनिज लवण, वो होते हैं Fe यानी कि आयरन, आयोडीन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, फ्लोरीन। इसका प्रतीक चिन्ह भी बताया गया आपको। Fe जो है वो आयरन, I से आयोडीन, CO कोबाल्ट, M मोलिब्डेनम, F से फ्लोरीन। ये हो गए ऐसे पोषक तत्व खनिज लवणों के जिनकी हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में ही आवश्यकता होती है। अब ये जो बताया गया वर्गीकरण में आपको कि इनकी हमारे शरीर में दीर्घ मात्रा में या सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, एग्जाम में आपसे कुछ ऐसे खनिज लवणों के नाम लिख के दे दिए जाते हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि किन की हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और कौन से खनिज लवण की हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो अगर आप ये पॉइंट को याद रखेंगे, दीर्घ मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक, तो आप उसमें से आसानी से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा कि जो इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो टॉपिक देखिएगा।
वही पोषक तत्व ये खनिज लवण आपको यहाँ पे थोड़ा बताया गया है, वो देखिएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की। आयरन का कार्य क्या होता है हमारी बॉडी में? आपने प्रोटीन के टॉपिक को पढ़ा। प्रोटीन के टॉपिक में आपको बताया गया था, जब आपको वर्गीकरण के समय संयुग्मी प्रोटीन बताया गया था, वहाँ पे आपको बताया गया था 2 ऐसे तत्व मिला करके जो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, 2 तत्वों के मिक्स करके वहाँ पे जो है देखा गया, आपने देखा कि हीमोग्लोबिन का नाम आया था। हिम और ग्लोबिन, हिम जो है वो आयरन को बताया गया और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन जो है। इसलिए यहाँ पे जो आयरन का कार्य बताया गया, उसका तो कार्य है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का जो रंग है वो क्या होता है? लाल होता है। आगे देखिएगा, अगर इस आयरन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो क्या समस्या होती है? एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता, यानी कि शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। आगे देखिएगा, जो आयरन है, आयरन के विभिन्न प्रकार के स्रोत बताए गए, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अधिकतर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जो कि आपके जो है मिनरल से टॉपिक उठाए जाते हैं। उसमें जो स्रोत है उसमें पालक, सेब, अमरूद, बथुआ, चौलाई, चुकंदर, सलजम, ये जो पोषक तत्व बताए गए, इनमें बहुत ही उचित मात्रा में क्या पाए जाते हैं? आयरन पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन अब आपको बता दें कि जो आपके टेस्टी पीएचडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ये कई बार देखने को मिला है। एग्जाम में पूछा गया है कि हृदय का टॉनिक किसे कहा जाता है? हृदय यानी कि आपकी जो भी हार्ट है उसकी समस्या अगर उसमें उत्पन्न हो रही है, या फिर उसके स्वास्थ्य के लिए हृदय के कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो उसे स्वस्थ रख सकता है, तो आपका पोषक तत्व वो क्या है? बथुआ। जो खाद्य पदार्थ आप बथुआ खेत में ठंडी के मौसम में अधिकतर देखते होंगे, आता है, खेत में हरे हरे पत्तेदार होती हैं, वो क्या है? पत्तेदार सब्जी बथुआ, वो आपके हृदय के टॉनिक के रूप में माना गया है। हृदय का टॉनिक किसे कहा गया है? बथुआ को। बथुआ को हृदय का टॉनिक कहा गया है। ये कथन सत्य है या फिर असत्य है? तो आप क्या बताएंगे? सत्य है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आयरन से रिलेटेड। आगे आप लोग देखिएगा, अगला पोषक तत्व है खनिज लवण में कैल्शियम। ये जो कैल्शियम है, इसका कार्य, कमी, स्रोत ये बताया गया आपको। कैल्शियम का कार्य होता है कि आपके दांत व हड्डी का निर्माण करना। इसके साथ ही साथ जब रक्त का थक्का जमता है, जहाँ पे पोटेशियम का प्रयोग किया गया है, के का प्रयोग किया गया है, वहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी कि जो पोटेशियम, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कैल्शियम में रक्त का थक्का जमने में और फिर मांसपेशी संकुचन में इसका कार्य होता है। आगे बताया गया कैल्शियम की कमी से हड्डी संबंधी रोग देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ विटामिन डी में भी ये सारी समस्याएं, ये चीज़ें बताई गई हैं आपको कि विटामिन डी की कमी से क्या चीज़ें होती है। कभी कभी ये चीज़ें पूछा जाता है कि विटामिन डी जो है उसमें और कैल्शियम का आपस में क्या संबंध होता है, तो आप यही बताएंगे कि जो विटामिन डी है वो भी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, और उसके साथ ही साथ जो कैल्शियम है ये भी क्या होता है कि हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। हड्डी संबंधी जो भी समस्याएं हैं, आप लोग अब कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि विटामिन डी की कमी से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, छोटे बच्चों में क्या उत्पन्न होती है, वयस्कों में क्या कौन समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और इसके साथ ही साथ इसके देख रेख के लिए हमें किस प्रकार के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे देखिएगा, जो कैल्शियम है इसकी प्राप्ति के स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो दूध, मांस, अंडा, मछली, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये जो खाद्य पदार्थ है इनमें कैल्शियम उचित मात्रा में पाया जाता है। अगर कुछ भी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कहना है कि अगर हम मांस, अंडे, मछली इन सब का सेवन नहीं करते हैं तो क्या ये जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं बॉडी में, हम किस खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके उनकी पूर्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा पोषक तत्व है जो सिर्फ और सिर्फ मांसाहारियों में ही पाया जाता है, बल्कि उनकी प्राप्ति के स्रोत जो है शाकाहारियों में भी है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया जाता है कि जिनकी शरीर में आवश्यकता पूर्ति के लिए अधिक मात्रा में जहाँ से स्रोत है वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे दूध, मांस, अंडा, मछली, हरे पत्तेदार सब्जियाँ आपको बताई गई हैं। अगला है आपका फास्फोरस। फास्फोरस का क्या कार्य होता है कि हड्डी व दांत के निर्माण में ये भी सहायता प्रदान करता है। यानी कैल्शियम और फास्फोरस का जो मिश्रित रूप है वो आपके शरीर में किसका कार्य करता है? दांत व हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। इसकी प्राप्ति के जो स्रोत है वो क्या है? अंडा, मांस, मछली, अनाज, ये है इसकी प्राप्ति के
स्रोत। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया, इसके आगे अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपको। पोटेशियम की बात अगर करें तो पोटेशियम के कार्य क्या है, हृदय की क्रिया विधि में ये सहायक होते हैं पोटेशियम। और स्रोत, इसकी प्राप्ति के स्रोत के लिए हरी और पीली सब्जियां जो भी हैं उनसे हमें पोटेशियम खनिज लवण प्राप्त होता है। सोडियम की बात करें, जो सोडियम है इसका कार्य क्या होता है कि मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेगों का संचरण, ये क्या है, सोडियम का कार्य होता है। और इसके साथ ही साथ इसकी प्राप्ति के स्रोत की अगर बात करें तो नमक, दूध, मांस, पालक आदि, इन सभी में सोडियम की मात्रा पाई जाती है। आगे देखिएगा, आयोडीन की अगर हम बात करते हैं तो आयोडीन का कार्य होता है थायराइड हार्मोन्स का निर्माण करना, जो कि थायराइड ग्रंथियों से देखने को मिल रहा है। थायराइड हार्मोन्स का निर्माण हो रहा है। शरीर के ताप नियंत्रण का भी कार्य कौन करता है, आयोडीन करता है। और जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसे घेंघा या फिर उसे इंग्लिश में ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। ये समस्या उत्पन्न हो जाती है किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। और ये जो घेंघा या ग्वाइटर नामक रोग है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वर्ग में ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है, पुरुष वर्ग या महिला वर्ग में। तो आप ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे कि जो महिला वर्ग हैं उसमें घेंघा या ग्वाइटर नामक रोग ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसमें यह गले में जो है फूलन सी दिखाई देती है, यहाँ पे सूजन हो जाता है, वो चीज़ देखने को मिलती है जिसे घेंघा या ग्वाइटर कहा जा रहा है। और कहीं कहीं इसे गलकंड के नाम से भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो बताया गया वो खनिज लवण यानी कि जो मिनरल्स हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे कुछ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ पे आपको ये बताया गया है कि कुछ पोषक तत्व हैं और अगर उनका शरीर में कमी हो जाता है तो उनकी कमी के क्या लक्षण प्रतीत होते हैं, क्या दिखाई देते हैं। आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट आपके पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पूछे गए हैं वो सभी को एक जगह पे एकत्रित करके आपको बताया गया है। आप इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए और इसको एकदम से रट डालिए। ये कहें तो क्योंकि ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी के लक्षण हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, इसमें से एक सीक्वेंस में आप देखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। जो विटामिन डी है इसके कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से हमने आपको रिकेट्स भी बताया था, ऑस्टियोपोरोसिस भी बताया था। लेकिन आपके एग्जाम में अभी इसके पहले पोषक तत्वों के साथ ही साथ हमने ढेर सारे आपके पोषक तत्वों की कमी के लक्षण बताया है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, वो सभी आप नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ें आपको ऑप्शनल में भी पूछने जाती हैं क्वेश्चंस में, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी देखने को मिलती हैं, इसलिए किसी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है। देखिएगा, यहाँ पे विटामिन डी है जो ऑस्टियोपोरोसिस है। इसके बाद फोलिक एसिड जो मैग्नोब्लास्टिक एनीमिया, जिंक की कमी से हाइपोक्यूसिया, कैल्शियम से टेटनी, आयोडीन से मानसिक कार्य क्षमता में कमी यानी कि जो मानसिक रूप से आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी आयोडीन की आवश्यकता होती है। फिर राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन जो है राइबोफ्लेविन की कमी के लक्षण में चिलोसिस भी देखने को आपको मिलता है। इसके पहले आपको विटामिन के टॉपिक में ये बताया भी गया है। चिलोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ये समस्या भी देखने को मिलती है। फॉलिक एसिड में मैक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया, ये समस्या देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको रोग को जो कमी के लक्षण है, जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि इन सभी पोषक तत्वों की कमी से कौन से लक्षण प्रतीत हो रहे हैं उसको आपको याद करनी है। ठीक है, आपके सिलेबस में यहाँ पे टीचिंग में बहुत डीपली नहीं जाना है कि इन सभी समस्याओं को आप डीपली पढ़ें। ठीक है, ये पोषक तत्व हैं, उनकी कमी के लक्षण हैं। देखिएगा आगे, फॉलिक एसिड के बाद एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसकी समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो है जिंजिवाइटिस। इसके अतिरिक्त भी आपको देखने को मिली है, जैसे विटामिन सी की कमी से जिसे हम कहते हैं कि स्कर्वी रोग देखने को मिल रहा है। वही एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन सी है। यहाँ पे आगे देखिएगा लौह तत्व की कमी से काइलोनिचिया भी देखने को मिलता है। काइलोनिचिया आप लोग देखे होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, नेल जो है आपका वो नाखून, जो नाखून है आपका वो चिम्मच के आकार का हो जाता है, यानी कि बीच में से धसा धसा सा दिखाई देता है और बाहर की तरफ ऐसे उभरा हुआ, और भी अच्छे नहीं लगते हैं वो। ठीक है, वो स्पून यानी कि चिम्मच, और जो नेल है आपका स्पून नेल के नाम से जाना जाता है, जिसे हम डायरेक्टली काइलोनिचिया के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आगे विटामिन सी की कमी से क्या हो रहा है, स्कर्वी हो रहा है। विटामिन ए की कमी से
कैरेटोमेलेसिया देखने को मिला। आपको इसके पहले बताया गया है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, और उस रतौंधी रोग का जो बढ़ती हुई समस्या के रूप में आपको क्रम में अभी अरेंज करने के लिए हमने बताया था आपको विटामिन में, उसमें आपको जो भी उसके क्रम दिए गए थे हमने ये भी बताया था कि इन क्रम में से कोई भी आपको एग्जाम में दे करके पूछ सकता है। तो आपको बताना होगा कि विटामिन ए की कमी से क्या समस्या देखने को मिल रही है। रतौंधी की जगह पे अन्य उसके क्रम दिए जा सकते हैं, तो उसी में से आपको विटामिन ए के जो क्रम थे उसी में से कैरेटोमेलेसिया पूछा गया था एग्जाम में। रतौंधी आने तो आप कैरेटोमेलेसिया को सिलेक्ट करेंगे। आगे विटामिन B12 है। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। नियासिन की कमी से जो है कैसल नेकलेस देखने को मिलता है। प्रोटीन की कमी से क्या देखने को मिल रहा है, फ्लैकी पिंड डर्मेटाइटिस। थायमिन की कमी जो हो रही है इससे न्यूरोपैथी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये जो पोषक तत्वों की कमी से लक्षण बताए गए, पोषक तत्व बताए गए, आपके एग्जाम में बार बार ये पूछे गए, इसलिए आपको इसे रट लेना है, किसी पॉइंट को मिस नहीं करना है। ये जो पोषक तत्व हैं इनकी कमी के जो लक्षण थे, जो इनकी समस्याएं थी जो नॉर्मल थी वो तो आपको बताया गया था पहले, लेकिन ये जो समस्याएं बताई गई आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। आगे आप लोग एक टॉपिक और देखिएगा, जो पोषक तत्व थे उन पोषक तत्वों के कुछ परीक्षण बताए गए थे। उन परीक्षणों में किस प्रकार के रासायनिक यौगिकों का परीक्षण कर रहे हैं आप लोग वो बताया गया था। आपके एग्जाम में जो परीक्षण बार बार पूछा गया है कि इस परीक्षण के द्वारा कौन से तत्वों का हम जांच करते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई एक पास में रख करके, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। देखिएगा फेलिंगस परीक्षण सबसे पहले बताया जाएगा। ये रिड्यूसिंग शुगर में आपको बताया गया था। रिड्यूसिंग शुगर आपने कहाँ पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में पढ़ा था। शुगर का टॉपिक कहाँ पढ़ा था आपने, कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूसिंग शुगर के परीक्षण के लिए फेलिंगस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है सेल्यूनाफस परीक्षण, ये कीटोज शुगर के लिए है। इसके बाद है जेल्डाल परीक्षण। जेल्डाल परीक्षण आपने नाइट्रोजन के जांच के लिए देखा था। जैंथोप्रोइटिक जो परीक्षण है ये एरोमेटिक अमीनो एसिड में। नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण जो है सल्फ्यूरिक अमीनो एसिड में देखने को मिला। ओसाजोन परीक्षण जो है ये रिड्यूसिंग शुगर। इसके बाद माइक्रोजेल्डाल परीक्षण जो है ये प्रोटीन की मात्रा की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एसिड वैल्यू की माप जब कर रहे हैं आप लोग तो मुक्त वसा अम्लों की बात की जाती है। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट परीक्षण, और ये रासायनिक उसके यौगिक रासायनिक तत्व जो बताए गए हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपना टीचिंग का कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, उसमें ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिले होंगे। ये परीक्षण आपने देखा होगा वहाँ पे, ठीक है। इसे मैच द फॉलोइंग के लिए, ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए या फिर एसेशन रीजन में सभी जगह देखने को मिलता है, ठीक है। आगे आप ये देखिएगा कि अभी सभी पोषक तत्वों के साथ साथ कुछ ऐसी क्रियाएं बताई गई हैं, वो क्रियाएं किस प्रकार के खाद्य पदार्थों से संबंधित हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट था उन पोषक तत्वों के साथ बता दिया गया था, लेकिन आपके एग्जाम में कुछ पूछा गया है उसको एक साथ में रख के हमने बताया है। देखिएगा डेक्स्टिनाइजेशन, जो डेक्स्टिनाइजेशन, ये सभी वर्ड जो मिलते जुलते हैं। डेक्स्टिनाइजेशन, जिलेटिनाइजेशन, कोएगुलेशन, इमल्सिफिकेशन मिलते जुलते हैं। ये जो क्रियाएं हैं ये कौन से खाद्य पदार्थ पे लागू हो रही है, क्रिया कर रही है, वो देखिएगा। डेक्स्टिनाइजेशन ये ब्रेड सेकना, जब भी आप ब्रेड या रोटी वगैरह सेकते हैं बनाते हैं उसमें जो भूरापन आ रहा है वो डेक्स्टिनाइजेशन की वजह से आता है। फिर अगला जिलेटिनाइजेशन, जिलेटिनाइजेशन में वाइट सॉस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोएगुलेशन क्रिया जो है ये पनीर बनाने में प्रयोग होती है। इमल्सिफिकेशन की क्रिया कब हो रही है, जब आप मेयोनीज बना रहे हैं। मेयोनीज किसका बनता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अभी इसके पहले भी आपको शायद बताया ही गया है। सभी पोषक तत्व जो बताया गया आपको उसमें आपको ये बताया गया है। अगला है एंजाइमेटिक भूरापन। एंजाइमेटिक भूरापन, सभी आप आलू को छील करके रखते हैं या फिर सेब को काटते हैं उस समय खाद्य पदार्थों पे जो भूरापन देखने को मिलता है आलू पे, सेब पे, वो किसके कारण होता है, एंजाइमेटिक के कारण होता है। इसे एंजाइमेटिक भूरापन कहते हैं। ये समस्या जो है देखने को जो मिल रही है उसे एंजाइमेटिक भूरापन के नाम से जाना जाता है। ये छिले हुए आलू, सेब, इन सब पे देखने को मिलता है। ये हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्रियाएं और ये खाद्य पदार्थ। तो आज की क्लास में हमने अपने क्या किया है,
सभी पोषक तत्वों के टॉपिक को कवर कर लिया है। किसी भी पॉइंट पे किसी भी स्टूडेंट को कोई अगर समस्या हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ पे जो समस्याएं ये बताई गई हैं पोषक तत्वों की कमी से, उसमें अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी पॉइंट पे कोई मिस्टेक अगर दिखाई दे रही हो तो उस पर आप जो है ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपको मैच द फॉलोइंग में दिया जाता है तो कुछ ऐसे भी वर्ड देखने को मिलते हैं जहाँ पे उसका सटीक ऑप्शन तो नहीं होता है, लेकिन एग्ज़ाम में हमें उसे सिलेक्ट करना ही पड़ता है। तो उससे संबंधित जो बातें क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिली थी वही चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताया गया है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो फ्रेंड सर्कल में भी फ्रेंड लोग हैं उनके पास भी क्लास को शेयर करिएगा, जिससे कि सभी लोग जो अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। आपकी क्लासेस जो है कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है नहीं चल पा रही हैं कंटिन्यू, तो उसमें परेशान नहीं होइएगा आप लोग। आपके एग्ज़ाम से पहले ही सारे टॉपिक आपको कवर कर दिए जाएंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको आरडीए की क्लास जो है सबसे पहले बता दी जाए, जिससे कि आप लोग को कोई समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।